देखो, जैसे जब भी कोई अपराध होता है, ठीक है, तो इस अपराध की सूचना हम किसको देते हैं? पुलिस को देते हैं। ठीक। अपराध के वर्गीकरण में हम पढ़े हैं कि एक वर्गीकरण ऐसे हो सकता है कि अपराध संज्ञेय होगा या असंज्ञेय। तो इसी आधार पे हम देखेंगे इत्तला जो है, ठीक है, या सूचना जो है, अपराध की सूचना। तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की सूचना के तहत पढ़ेंगे। और जो संज्ञेय मामले होते हैं ना, उसके लिए है 154 सीआरपीसी का, और असंज्ञेय जो मामला होता है उसके लिए है 155। तो आज हम दो धाराएं देखेंगे सीआरपीसी में, जो भाग 12 है उसके अंतर्गत। तो एक हो गया तुम्हारा पुलिस अधिकारी, जो अध्याय 12 है वो है पुलिस अधिकारी को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति। तो 154 और धारा 155 देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो 154 है ना, ये इसमें कितनी उपधाराएं हैं? तीन उपधाराएं हैं। ठीक। तो 154 ए जो है, एक जो है वो क्या बोलता है कि देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सूचना देने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन में, फिर वहां हम बोलते हैं और सामने वाला लिखता है। ठीक है। और या फिर क्या कर सकते हैं कि हम आवेदन भी लिख के ले जा सकते हैं। तो उन्हीं तरीकों को यहाँ बताया हुआ है कि कैसे होगा और क्या होगा ऐसे। ठीक है। तो विस्तार से देखना कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी जाती। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जाके आप मौखिक दो, और नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, मौखिक देते हैं। तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। तो या खुद लेखबद्ध करेगा या फिर वो निर्देश देके लेखबद्ध करवा लेगा। इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। ठीक है। तो जब मौखिक आप बोलोगे तो वो लिखवाया जाएगा उसको, और लिखवाने के बाद क्या करेंगे, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। ठीक है। ऐसा होता है, कभी गए होगे पुलिस स्टेशन में तो देखा। तो आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक। उसके बाद प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, तो मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी दे सकते हो, है ना। तो पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की जाएगी, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो पढ़ने, जब तुमको पढ़ के सुनाया जाएगा उसके बाद क्या करेगा, उसमें तुम्हारा हस्ताक्षर लेगा वो। उसके बाद क्या करेगा, उसका सार ऐसी पुस्तक में रखेगा। ठीक है। वो जो डिटेल्स है उनको किस में रखेगा, ऐसी पुस्तक में रखेगा जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे। ठीक है। तो रोज नामचा, और उसके बाद जो आपका डायरी हो, मतलब उनका डायरी होता है। ठीक है। रजिस्टर होता है एफआईआर वाला, उसमें लेखबद्ध किया जाएगा। तो ऐसा राज्य सरकार जो भी व्यवस्था करेगी उस हिसाब से किया जाएगा। तो ये था तुम्हारा जो है 100, धारा 154 की उपधारा एक के बारे में। अब उसके बाद इसका परंतु वाला खंड है। तो यहाँ पे देखना कि परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, ठीक है, तो स्त्री करती है जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 354, इसको लिखते जाओ कॉपी में, 354। ठीक है। 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी और 376, और 376 ए, बी, सी, डी और ई, और 509। तो ये तुम लोग का होमवर्क है कि इसको आईपीसी से खोज के रखना, क्योंकि याद तो होगा नहीं अभी तुम लोग को। ठीक है। ये सबको लिख लो, और ये कौन कौन, इसका एक लिस्ट बना ले। ठीक है। इस लिस्ट को तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ परंतु वाले में डिटेल में लिखना है जब आंसर लिखोगे तो। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद क्या है कि अधीन किसी अपराध के किए जाने को, इन अपराधों
का किए जाने की सूचना अगर कोई महिला देती है, ठीक है, या फिर इनके प्रयत्न किए जाने का, कि इन अपराधों का क्या किया गया है, सामने वाले द्वारा प्रयत्न किया जाता है, अधिकथन किया गया है, तो कोई इत्तिला दी जाती है, तो इस इत्तिला, ठीक है, कि महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। तो इस रिपोर्ट को कौन लिखेगा? कोई महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी। परंतु यह और की क और ख दिया हुआ है इस खंड में, कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं, इनको भी नोट करते चलना, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 ख, ग, घ, 376, 376 ए, बी, सी, डी, ई और 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न, ठीक है, किए जाने का या प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, तो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है अगर वो व्यक्ति, ठीक है, जो शिकायत कर रहा है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर, ठीक है, तो या तो उसके घर जाएगा या फिर उसको, उस व्यक्ति को जो सहूलियत होगा, ठीक है, उस स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय, ठीक है, जो अनुवादक होगा, जो दो भाषाएं बोल सकते हैं, उसकी भाषा को समझ सके, और यहाँ जो सामने वाला लिख रहा है उसकी भाषा को समझ सके, या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाए, ठीक है। तो सामने वाला अगर बोल नहीं सकता है तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और ख जो है बोलता है ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, तो वीडियो भी बनाया जाएगा। ये बोलता है आपका ख, खंड ख है। और उसके बाद देखें कि ग, पुलिस अधिकारी द्वारा 164 की उपधारा 5 का और खंड क के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या करवाएगा? यथासंभव शीघ्र अभिलिखित करवाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये थी आपकी उपधारा 1। अब उपधारा 2 जो है, देखो हम केवल अभी क्या बात कर रहे हैं, संज्ञेय मामलों के बारे में, और जो संज्ञेय अपराध हैं, और उसके बाद जो विशेष दिए गए हैं, ठीक है, महिला से संबंधित और निःशक्त या फिर मानसिक रूप से निःशक्त कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, सभी संज्ञेय मामलों के लिए व्यवस्था, परंतु वाले खंड में स्त्री द्वारा, और यहाँ पे निःशक्त व्यक्ति है स्थायी या अस्थायी रूप से, ठीक है, उनके द्वारा इनके लिए संज्ञेय अपराधों की सूचना, ठीक है, इत्तिला और उनके अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में बताया। अब उसके बाद देखें उपधारा 2 जो है वो ये बोलती है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। तो वहां एफआईआर लिखने का पैसा वैसा देने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आदमी एफआईआर लिखवाता है उसको एफआईआर की कॉपी जो है वो मुफ्त में दी जाती है। अब उसके बाद देखें उपधारा 3 जो है कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करता है, तो अब यह प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं किया जाता है, कोई मना करता है, तो ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में आपको क्या करना पड़ेगा? डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेजना होगा। और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा पुलिस अधीक्षक, या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां हों। अब आप जब प्रैक्टिकली जब जाओगे पुलिस थाने में, तो वहां एफआईआर लिखाना ना बहुत मुश्किल का काम है। अगर एकदम गंभीर मामला नहीं है तो एफआईआर करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आपको कोई शिकायत करनी है
तो अभी जो सबसे सरलतम उपाय है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाइए, आवेदन दीजिए लिखित में और उसकी पावती ले लीजिए। तो ये है कि उस पर कार्रवाई जो है वो हो ऐसा। तो ये थी धारा 154 जो काहे के बारे में उपबंध करती है, संज्ञेय मामलों में इत्तिला कैसे दी जाएगी, किन के द्वारा दी जाएगी, किन किन अपराधों के लिए दी जाएगी, उनके बारे में व्यवस्था करती है। तो जो चीजें हैं वो ये है कि आप संज्ञेय मामलों की इत्तिला मौखिक रूप से दे सकते हो, जो चीजें हम नोट करेंगे मौखिक रूप से दे सकते हो, लिखित रूप से दे सकते हो। ठीक है। जो एफआईआर करवाएगा या संज्ञेय मामलों की इत्तिला देगा, उसको क्या है, जो कॉपी है निःशुल्क प्रदान की जाएगी उसकी। और यदि ऐसा करने से कोई मना करता है तो उसके लिए प्रक्रिया दी हुई है कि संबंधित जो पुलिस अधीक्षक है उसके यहाँ आपको डाक से आप जो है वो भेज सकते हैं। ये जो की पॉइंट्स हैं वो नोट करने हैं धारा 154 के लिए। उपधाराएं 3 दी गई हैं इसमें, 1 2 3। और जो उपधारा 2 में 3 खंड है, क ख ग या ए बी सी। तो ये था आपका धारा 154। अब देखें धारा 155। तो यहीं पे क्या है कि हमने धारा 154 में क्या देखा, संज्ञेय अपराधों की इत्तिला के बारे में, और धारा 155 है वो व्यवस्था करता है असंज्ञेय जो अपराध हैं उनके बारे में। तो संज्ञेय मामले से क्या है कि पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अगर सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें तो। अब उसके बाद देखिए धारा 155 बोलती है कि असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। तो इसमें जो है, जो धारा 155 है उसकी 4 उपधाराएं हैं। तो उपधारा 1 जो है वो बोलती है कि जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा, रोज नामचा जैसे है ना, तो प्रविष्ट कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा। तो जो इत्तिला दे रहा है असंज्ञेय अपराध की, उसके मतलब उसको जो सार है उसका, ठीक है, कि क्या से संबंधित था उसका एक इनका डेली रजिस्टर होता है रोज नाम का, उसमें वो लिखते हैं और बोलते हैं कि इन मामलों में, ठीक है, आप क्या करिए मजिस्ट्रेट के पास जाइए ऐसे करके। ठीक है। और उसके बाद उपधारा 2 जो है वो ये बोलता है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले में विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। तो मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद ही असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा। उपधारा 3 जो है वो किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियां प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में करता है। ठीक है। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के, तो ये जो चीज है वो बस नहीं होगी उसके पास, बाकी शक्तियां कैसी होंगी जैसे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में रखता है। उसके बाद उपधारा 4 जो है वो ये उपबंधित करती है कि जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य मामला असंज्ञेय है, वह मामला जो है संज्ञेय समझा जाएगा। ठीक। तो अब देखो कि यहाँ जो चीजें हैं वो उसको देखना कि अगर संज्ञेय अपराध है तो ये 154 हो जाएगा, असंज्ञेय अपराध है तो क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। 155 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। और अगर ऐसा होता है कि मामला संज्ञेय या असंज्ञेय है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तब भी कार्यवाही संज्ञेय के रूप में समझी जाएगी। भले दो जो आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है या जो इत्तिला दे रहे हैं आप, वो असंज्ञेय मामला और संज्ञेय दोनों से संबंधित है, तो भी उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वो संज्ञेय मामला ही है। तो ये सब चीजें जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हमने क्या देखा कि जो अपराध है
उनकी इत्तिला कैसे दी जाती है। और अगर वो अपराध संज्ञेय हो तो धारा 154 के अंतर्गत कार्यवाही, और अगर असंज्ञेय है तो धारा 155 के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तिला और धारा 155 असंज्ञेय मामलों में इत्तिला।